मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा के अंतर्गत जो आपके लिए पूरक पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम है संचयन भाग 2, इसके अंतर्गत यह आपके लिए पूरक जो पाठ्य पुस्तक में पूरक जो है यहाँ पर अच्छी और लंबी कहानियों को यहाँ पर दिया गया है। संचयन का अर्थ होता है संकलन या साहित्यिक संग्रह। तो भाग 2 आपके लिए पाठ्य पुस्तक है पूरक। तो इसके अंतर्गत संचयन जो है आपके स्पर्श भाग 2 के जैसे उसमें वहाँ पर पद्य भाग और गद्य भाग दोनों को आप देख सकते हैं, उसी प्रकार संचयन में केवल जो हैं लंबी लंबी कहानियाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रमुख रूप से हम अभी पाठ्य पुस्तक की जो पाठ सूची है उसको देखेंगे। यहाँ पर 3 लंबी कहानियों को लिया गया है। तो पहला है मिथिलेश्वर द्वारा रचित हरि काका, और दूसरा है गुरुदयाल सिंह का सपनों के से दिन, और तीसरा है राही मासूम रजा का टोपी शुक्ला। तो इस तरह 3 जो आपके लिए यहाँ पर संचयन भाग 2 में दिया गया है। तो इस प्रकार जो है आपको ध्यान में रखना है कि जो पाठ्य पुस्तक जो हैं 2 प्रकार के हैं आपके। पहला जो है स्पर्श भाग 2, दूसरा है संचयन भाग 2। तो आप 9वीं कक्षा में जो है संचयन भाग 1 संचयन स्पर्श भाग 1 का अध्ययन किया है। उसी प्रकार 10वीं कक्षा में भी जो है 2 प्रकार के हैं। तो पहला लेसन है मिथिलेश्वर द्वारा रचित हरि काका, उसका आज हम अभी अध्ययन करेंगे, जो इस प्रकार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिथिलेश्वर, यह भी आरा विश्वविद्यालय के रीडर पद पर जो हैं कार्यरत हैं, जो है अभी भी कार्यरत हैं। तो इनका लेखक परिचय जो है अब हम देखेंगे। मिथिलेश्वर हिंदी साहित्य के आधुनिक कवि लेखक भी माने जाते हैं। तो इनका जन्म जो है 1950 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो विस्तृत अध्ययन करेंगे अभी। मिथिलेश्वर का जन्म 31 दिसंबर 1950 को बिहार के भोजपुर जिले के वैशाडीह गांव में हुआ। इन्होंने हिंदी में एमए और पीएचडी करने के उपरांत व्यवसाय के रूप में अध्यापन कार्य को चुना, टीचिंग फील्ड को उन्होंने चुना। इन दिनों आरा के विश्वविद्यालय में, इन दिनों यानी प्रचलित आरा के विश्वविद्यालय में रीडर के पद पर कार्यरत हैं। विश्वविद्यालय में जो है रीडर के पद पर वह नियुक्ति हुए हैं, वहाँ पर कार्यभार जो है संभाल रहे हैं। तो आगे देखेंगे इनका और भी परिचय जो इस प्रकार है। मिथिलेश्वर ने अपनी कहानियों में ग्रामीण जीवन को बखूबी उकेरा है। उकेरना यानी गहराई में गए हैं, या कह लीजिए खोदना, अर्थ सही नहीं होता है। उकेरना यानी पर गहराई में गए हैं। ग्रामीण जीवन पर जो आंचलिक उपन्यासकार भी जो हैं, आंचलिक उपन्यास कहते हैं यहाँ पर, आंचलिक कहानी जो है यहाँ पर मिथिलेश्वर देख सकते हैं जो उन्होंने लिखा है। एक ग्रामीण जीवन से संबंधित एक कहानी है। इनकी कहानियाँ वर्तमान ग्रामीण जीवन के विभिन्न अंतर विरोधों को उद्घाटित करती है। उद्घाटित करना यानी उजागर करती है, जिनसे पता चलता है कि
आज़ादी के बाद ग्रामीण जीवन वास्तव में किस हद तक भयावह यानी अशुभ और जटिल यानी कठिन जटिल हो गया है। भयावह यानी अशुभ। बदलाव के नाम पर हुआ यह है कि आम लोगों के शोषण के तरीके बदल गए हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर बदलाव यानी स्वतंत्रता हासिल करने के बाद जो है यहाँ पर बदलाव होना था, लेकिन लोगों का शोषण जो है पहले स्वतंत्र पूर्व में जो है ब्रिटिशों ने शोषण किया, लेकिन यह जो बदलाव यहाँ पर जो है बदलाव होते हुए भी लोगों को शोषण करने का तरीका जो है बदल गया, लेकिन शोषण अभी भी कर रहे हैं। इसे यहाँ पर उजागर किया है एक गांव की घटना लेकर इस कहानी में। मिथिलेश्वर की प्रमुख कृतियाँ हैं बाबूजी, मेघना का निर्णय, हरिहर काका, चल खुसरो घर अपने, यह सभी जो हैं उनकी कहानी संग्रह हैं। उसके बाद जुनिया, युद्धस्थल, प्रेम न बाड़ी, उपजे और अंत नहीं, यह सभी जो हैं उपन्यास हैं। अपने लेखक के लिए इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार सहित अन्य कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। तो इस तरह इनका लेखक परिचय है। बहुत सारे कहानी संग्रह लिखे हैं, उपन्यास भी लिखे हैं, जिसे हम कहते हैं नावेल अंग्रेजी में। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं इनका परिचय। अब उनके द्वारा रचित एक कहानी जो है, लंबी कहानी हरि काका, उसका अध्ययन हम करेंगे। हरि काका इसमें जो है मुख्य किरदार है और यही जो है अंतिम तक इनका ही बिंदु जो है दर्शाया गया है। हरि काका को पढ़ने से पहले इसकी थोड़ी बहुत हम संक्षिप्त में कहानी जो है जान लेंगे। यहाँ पर जो है हरि काका का संबंध किस प्रकार होता है, जो एक कथाकार यानी लेखक का जो है, जो स्वयं मिथिलेश्वर, उनका संबंध किस प्रकार है पहले दिखाया गया है। काका के प्रति कथाकार की चिंता। देखिए यहाँ पर जो है हरि काका भी पहले जैसे नहीं रहे, वह चुपचाप बैठे हुए हैं। कहानी का प्रारंभ भी इस प्रकार होता है। वो चुपचाप बैठने का कारण क्या है, इस कहानी में आगे आपको पता चलता जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, उसके बाद ठाकुर बारी का इतिहास। ठाकुर बारी यानी इसका अर्थ होता है देवस्थान। ठीक है, देवस्थान हो या मंदिर हम कह सकते हैं। तो उसके बाद है उसका इतिहास किस प्रकार है। ठाकुर बारी, उस गांव में जो एक ठाकुर बारी है उसका इतिहास बताया गया है, किस तरह ये प्रसिद्ध है। ठाकुर बारी का महत्व यानी इसका किस तरह महत्व है, लोग यहाँ पर मन्नत किस तरह मांगते हैं और उनकी जो मुनौतियाँ कैसी जो सफल होती हैं, उसे सब कुछ यहाँ पर दिखाया गया है। उसके साथ साथ हरिहर काका का परिवार जो है कितने हैं, ये सभी यहाँ पर 4 भाई हैं उसके। ये पूरा विवरण जो है एक करके जो है इस पार्ट में हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो हरिहर काका की मुसीबत जो है, उनका जो या ज़मीन है उसके लिए किस तरह उन्हें मुसीबत होती है। काका का मोह भंग यानी 4 भाई होते हुए भी वे लालच के लिए न केवल उसके देखभाल करने के बिना वह केवल उसे ठीक से वहाँ पर हरि काका को नहीं देख रहे हैं। तो हरि काका का जो शादी ब्याह नहीं हुआ था, बाकियों का जो है हो गया था, लेकिन इसे अच्छी तरह से नहीं देखते हैं। जो उसकी उम्र जो है ढलती जाती है, तब हरिहर काका और ठाकुर बारी के महंत जो है, ठाकुर बारी में हर साल जो है एक जो महंत और एक पुजारी का जो है वहाँ पर नियुक्ति हो जाती है। तो महंत
किस तरह काका की मदद करता है। वह केवल फंसाने की दृष्टि से महंत द्वारा काका की खातिरदारी जो है केवल प्रलोभन के लिए, फंसाना या लुभाने के लिए। हरिहर के भाइयों की चिंता, अब दूसरों को वह जो है ज़मीन ये नहीं जाए इसलिए काका की घर वापसी और सेवा सत्कार। देखिए, इसलिए पहले ठुकरा दिया था चारों भाइयों ने, फिर से उसे हरि काका को बुलाकर लाते हैं। गांव वालों की जिज्ञासा, जो गांव वालों को अभी जिज्ञासा है कि वह अपने भाइयों के नाम करेगा या ठाकुर बाड़ी जो मंदिर के नाम करेगा। इस तरह काका का फैसला किस तरह होता है, महंत द्वारा काका का अपहरण। देखिए, इसी बीच जो है यदि महंत सोच रहा है कि वो किससे यदि उनके भाइयों के नाम करेंगे तो वह नहीं ले पाएगा, इसीलिए तो उसके बाद जो है हरिहर काका का नज़रिया बदल गया। नज़रिया जो है दोनों के प्रति, महंत के प्रति हो या भाइयों के प्रति, उसका जो नज़रिया है, देखने का जो तरीका है वो बदल गया। जायदाद के लिए अपने ही दुश्मन। देखिए, यहाँ पर भले ही भाई हो, अपने सगे भाई हो या महंत हो, केवल वो अपने जायदाद के लिए जो है यह अपने दुश्मन बन गए हैं। हर तरफ हरिहर काका की चर्चा जो है गुनगुनाती रहती थी। तो इसी बीच हरिहर काका का मौन हो जाता है। मौन यानी यहाँ पर वह तटस्थ रह जाते हैं। इन सब घटनाओं का हरि काका पर यह प्रभाव पड़ा कि वे मौन रहने लगे, किसी से कोई बात नहीं करते थे, बस खुली आंखों से आकाश को ताकते रहते यानी देखते रहते। उन्होंने एक नौकर रख लिया है, वही उनका ख्याल रखता है। पुलिस के जवान भी काका के चर्चे पर मौज कर रहे हैं। तो देखिए, इस तरह जो है हरिहर काका अंत में जो है वह सभी उसे पता चला है कि केवल मेरे जायदाद पर सभी का आँख है, तो वह मेरे लिए कुछ नहीं करेंगे। यह सोचकर जो है वह मौन रहते हैं कि मैं उनके नाम कराऊंगा या जायदाद या भाइयों के नाम वह न बताते हुए वह चुपके से बैठे हैं। यह देखकर लेखक जो है प्रारंभ, जो यहाँ पर कहानी की प्रारंभ होती है, उसी में वही जो है लिखा गया है। तो चलिए हरिहर काका का हम अध्याय जो है प्रारंभ करेंगे। संक्षिप्त में हमने इसका कहानी सारांश को जान लिया, तो देखेंगे आगे। हरिहर काका के यहाँ से मैं अभी अभी लौटा हूँ, कल भी उनके यहाँ गया था, लेकिन न तो वह कल ही कुछ कह सके और न आज ही। दोनों दिन उनके पास मैं देर तक बैठा रहा, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। देखिए, वह बातचीत जो है नहीं की। जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा तब उन्होंने सिर उठाकर एक बार मुझे देखा, फिर सिर झुकाए। ये जो हैं ये किसके साथ, हरि काका के साथ जो बैठे हैं उनका अनुभव बता रहे हैं, वह स्वयं लेखक हैं। जो हरिहर काका जब जवानी में इनको जो है खूब खिलाते थे। फिर सिर झुकाया तो दोबारा मेरी ओर नहीं देखा, हालांकि उनकी एक ही नज़र बहुत कुछ कह गई। जिन यंत्रणा मैंने वहाँ पर नीचे दिया गया है, यातनाओं, क्लेशों, कष्ट के बीच वह घिरे थे और जिस मन स्थिति में जी रहे थे उसमें आँखों ही बहुत कुछ कह देती है, मुंह खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो देखिए, इन घटनाओं को मैंने संक्षिप्त जब सारांश बताया तो आपको पता चला कि जायदाद के लिए किस तरह आपस में जो महंत हो या उनके सगे भाई हो, किस तरह उसे जो है दुश्मन बन गए हैं। ये सभी देखकर जो है लेखक जब जाते हैं तो कथाकार जो है जब जाता है तो उसकी परिस्थिति, हरि काका की परिस्थिति देखकर उसे कुछ कहे बिना ही सब कुछ पता चल रहा था। उसे जो कथाकार को एक बार वह ऊपर
उठकर देखते हैं, यानी आंखें उठाकर, लेकिन बाद में वह उसे देखने की जो ज़रूरत है नहीं करते हैं। तो इससे वो कथाकार को जो है सब कुछ समझ में आता है कि किस लिए यह इस प्रकार हो गया है। आगे देखेंगे, हरिहर काका की ज़िंदगी से मैं बहुत गहरे में जुड़ा हूँ। देखिए वह किस प्रकार उनका संबंध जो है वह बता रहे हैं। अपने गांव में जिन चंद लोगों को मैं सम्मान देता हूँ उनमें हरिहर काका भी एक हैं। हरिहर काका के प्रति मेरी आसक्ति यानी यहाँ पर 2 दिया है, नीचे उसका अर्थ भी दिया है लगाव, के अनेक व्यवहारिक और वैचारिक कारण हैं। व्यवहारिक और वैचारिक यानी पौराणिक जो हैं, उनमें प्रमुख कारण 2 हैं। एक तो यह कि हरिहर काका मेरे पड़ोस में रहते हैं। देखिए वो कथाकार जो है उनसे मिलने गए हैं, वो चुपचाप रहते हैं, उनकी उम्र होती आ रही है। वो 2 कारणों से जो है उनके साथ जो बातचीत, उनसे लगाव है। जो पहली है वो पड़ोस थे। दूसरा कारण यह है कि मेरी माँ बताती है हरिहर काका बचपन में मुझे बहुत दुलारे करते थे। दुलारे यानी प्रेम करना, प्यार करना। अपने कंधे पर बैठाकर घुमाया करते थे। एक पिता अपने बच्चे को जितना प्यार करता है उससे कहीं ज़्यादा प्यार हरिहर काका मुझे करते थे। देखिए पिता से भी ज़्यादा, पिता के समान वह प्यार करते थे। और जब मैं सयाना यानी बड़ा होना हुआ तब मेरी पहली दोस्ती हरिहर काका के साथ ही हुई। देखिए उनकी दोस्ती भी जो है हरिहर काका के साथ हुई थी। देखिए वो उसका लगाव किस प्रकार है। हरिहर काका ने भी जैसे मुझसे दोस्ती के लिए ही इतनी उम्र तक प्रतीक्षा यानी इंतज़ार कह लीजिए की थी। माँ बताती है कि मुझसे पहले गांव में किसी अन्य से उनकी इतनी गहरी दोस्ती नहीं हुई थी। वह मुझसे कुछ भी नहीं छिपाते थे, खूब खुलकर बातें करते थे। कौन? हरिहर काका कथाकार जो बता रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल मुझसे भी कुछ कहना उन्होंने बंद कर दिया है। देखिए उनसे भी कहना वो बंद कर दिया है। तो कारण जो है आपको पता है, उनकी स्थिति ने मुझे चिंतित कर दिया है। जैसे कोई नाव बीच मझधार यानी बीच में, जल प्रवाह या भवसागर के मध्य या बीच में फंसी हो और उस पर सवार लोग चिल्लाकर भी अपनी रक्षा न कर सकते हो। देखिए क्यों? क्योंकि उनकी चिल्लाहट दूर तक फैले सागर के बीच छूटती गिरती लहरों में विलीन यानी लुप्त, गायब हो जाने के अतिरिक्त कर ही क्या सकती है। मौन होकर जल समाधि लेने के अतिरिक्त यानी वहाँ ही मर जाने के अतिरिक्त अलावा कोई दूसरा विकल्प, दूसरा उपाय नहीं। लेकिन मन में इसी मनाने को कतई तैयार नहीं, जीने की लालसा की वजह से बेचैनी या उत्सुकता कह लीजिए और चटपटाहट बढ़ गई हो। कुछ ऐसी ही स्थिति के बीच हरिहर काका गिर गए हैं। तो इस प्रकार जो बीच में जो हरिहर काका गिर चुके हैं। तो किस तरह वह गिर चुके हैं, तो उसके पहले वहाँ पर जो है ठाकुर बाड़ी के बारे में किस तरह वर्णन है, हरिहर काका ऐसे क्यों बने हुए हैं, वह आजकल चुपचाप क्यों हैं, उसका कारण जो है सब कुछ हम अगले वीडियो में जो है देखेंगे। हरिहर काका का अगला भाग में जो है उसका किस तरह ये चुपचाप का शिकार बने हैं उसे हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।